हेलो नमस्कार प्रणाम। हम अवधेश और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज ये इंग्लिश पार्ट 2 में ये जो केस चल रहा था उसी को हम लोग आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। और हमने पार्ट 1 में देखे थे हम लोग कि एक प्रोनाउन का 5 केस और प्रोनाउन का 4 केस और 4 केस वाले हम लोग सारे पार्ट को देख लिए थे। और उसी में हम लोग स्टार्ट किए थे नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस भी आपको पिछले वाला पार्ट में क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस को देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए। देखिए, इट इज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग, it is always followed by a noun। ये एडजेक्टिव नेचर का होता है। पजेसिव केस क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पजेसिव केस तो आप जवाब दीजिएगा कि ये एडजेक्टिव नेचर का होता है। ये एडजेक्टिव नेचर का होता है। इसके बाद जिस तरीका से एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आता है उसी तरीका से पजेसिव केस के बाद में भी एक नाउन आता है। तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और इसके बाद हमेशा एक नाउन होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर इसके बाद नाउन नहीं हो तो यहां पर हम लिखेंगे कि व्हेन देयर इज नो नाउन, यदि इसके बाद नाउन ना हो तो द पजेसिव, अगर इसके बाद नाउन नहीं होगा तो हम द पजेसिव is replaced by its genitive। यदि इसके बाद नाउन नहीं हो तो हम इसको पजेसिव को हटाकर इसके जेनेटिव में चेंज कर देंगे। रिप्लेस करने का मतलब यहां पर इसका मतलब होता है हटाना। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें इसका मतलब होगा टू ओमिट, है ना, टू सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब होता है हटाना, हटाना। तो आप लोग जब नोट बनाइएगा तो आपको ये भी सहूलियत कर देते हैं कि आप लोग कोई भी वर्ड आपको दिक्कत ना हो। तो ये बात बोला क्या, अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे हम ये बात बोल रहे हैं मेरे भाई, ये बात बोले, जैसे बोले कि दिस वॉच योर कॉपी, ऐसा बात बोले, दिस वॉच योर कॉपी। अब देखिए, अब ये जो पजेसिव है, ये जो यहां पर है योर, और ये जो यहां पर नाउन एक आ रहा है, तभी ये ठीक जगह पे है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक नाउन आ रहा है और नाउन के पहले यहां पर ये पजेसिव केस बिल्कुल सटीक जगह पे है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसा बात बोले कि दिस कॉपी वॉच योर, ऐसा, तो अब यहां पर योर जो है इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तब यहां पर यह गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए गलत माना जाएगा क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, और हमको पता है कि जब इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है तो पजेसिव एग्जिस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसके बाद में एक नाउन ना आ जाए। तो इसीलिए हम लोग जब नाउन ना रहे तो इसको पजेसिव केस है ना, हम लोग इसी के जेनेटिव में चेंज कर देंगे। और इसका जेनेटिव केस क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जेनेटिव केस योर्स होगा। या बिल्कुल सही हुआ। जैसे हमने बोला कि दैट इज माई वॉच, ऐसा, दैट इज माई वॉच। अब यहां पर देखिए, ये जो है आ रहा है पजेसिव और इसके बाद में एक नाउन आ रहा है, तभी ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये पजेसिव केस के बाद में एक नाउन आ रहा है, और ये आपका हो गया पजेसिव केस। और किसका पजेसिव केस है? तो आई का पजेसिव केस है ये पजेसिव केस। अगर हम बोले, ऐसा बात बोले कि दैट दैट वॉच इज माई, अब यहाँ पे दैट वॉच इज माई जो हुआ, अब यहाँ पे ये गलत हुआ।
क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन यहाँ पे नहीं आ रहा है, जबकि इसका क्या नाम क्या है पजेसिव केस का, कि पजेसिव केस हम तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक कि हमारे पास हमारे बाद एक नाउन होना चाहिए, और इसके बाद नाउन नहीं है तो हम इसको इसी के जेनेटिव में चेंज कर देंगे, और इसका जेनेटिव क्या होगा? माइन। और किसका ये जेनेटिव माइन है? तो आई का जेनेटिव केस माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब जरा सा यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर वाला जो दैट है, ये जो दैट है, और यहाँ वाला जो दैट है, ये वाला दैट, अब ये दोनों सेम चीज नहीं है, अब ये दोनों अलग अलग चीज हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ वाला जो दैट है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम तब यूज करते हैं जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को जब किसी अन्य थर्ड पर्सन व्यक्ति को या सेकेंड पर्सन व्यक्ति को जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से परिचित कराना हो और दूर की वस्तुओं पॉइंट आउट करके अगर हम बता रहे हैं तो वहां हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बाबू ये क्या है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ वाला जो दैट है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि इसके बाद में एक नाउन आ रहा है। कैसे एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है? तो आप इसको कैसे पकड़ लेते हो? जैसे हमने बोला कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा इसको कैसे कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची इसको तुरंत पकड़ लेता है कि एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही बताया गया है कि अगर एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बाद भी तो एक नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो इतनी बात क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात होगा। आगे की बात यहां स्टार मारेंगे और देखेंगे ऑपोजिटिव का क्या रोल है, ऑपोजिटिव का क्या इसका नेचर है और कैसे कैसे ये बिहेव करता है। तो देखिएगा, द पॉजिटिव इज यूज्ड with a verb to be with a verb to be, it has a separate meaning। यदि आप पॉजिटिव केस का प्रयोग, ये बोल रहा है क्या कि यदि आप पॉजिटिव केस का प्रयोग अगर आप verb to be के साथ करते हैं तो वो आपको अलग अलग मीनिंग देगा, सेपरेट मीनिंग देगा। सेपरेट कहने का मतलब कि अलग अलग। कैसा मीनिंग देगा भाई? तो अलग अलग मीनिंग देगा, अलग अलग मीनिंग देगा। किसके साथ? अगर आप verb to be के साथ यूज करते हैं तब। अगर हम verb to be की बात करें तो verb to be यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर और बी, बीइंग एंड विल। अगर आप इसके साथ यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव का तो फिर वो अलग अलग मीनिंग देगा, अलग अलग अर्थ देगा। बट विथ अ मेन वर्ब, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ करें तो बट विथ अ मेन वर्ब। अगर हम मेन वर्ब के साथ इसका यूज करते हैं, किसका? पॉजिटिव केस का, तो इट हैज अ कॉमन मीनिंग, इट हैज अ कॉमन मीनिंग। तो फिर इसके पास कैसा मीनिंग होगा? ये कॉमन मीनिंग देगा। ये इसका जो मीनिंग निकलेगा, इसका जो अर्थ निकलेगा, ये अपना अपनी अपने में अर्थ देगा, अपना अपनी अपने में अर्थ देगा। ऐसा अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है। जैसे हमने बोला कि
दिस इज माई नोटबुक। देखिए अभी अगर वर्ब टू बी के साथ इसको आप यूज कर रहे हैं, इज का ये वर्ब टू बी यानी इसके साथ आप पॉजिटिव का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये मेरा नोटबुक है। लेकिन जैसे ही खाली अब यहाँ पर पॉजिटिव अगर चेंज किए योर, तो अब ये आपका नोटबुक हो गया। और जैसे ही यहाँ पर खाली पॉजिटिव चेंज करना है, अब ये उसका हो गया हर, यानी सी का पॉजिटिव केस हर, सी कोई लड़की है, अब ये थर्ड पर्सन का हो गया। अभी यहाँ पर अगर माई यूज करें तो फर्स्ट पर्सन का, योर यहाँ पर यूज किए तो सेकेंड पर्सन का, और हर यूज किए तब ये थर्ड पर्सन का हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम यूज करते हैं अब कैसा अर्थ देगा, तो ये अब हम सबका अर्थ देगा, ऐसा मीनिंग देगा। यानी कहने का मतलब यह हो रहा है कि यदि आप किसी भी पॉजिटिव केस का आप प्रयोग करते हैं वर्ब टू बी के साथ, तो वो अलग अलग अर्थ देगा, जो कि मेन वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। जैसे हमने बोला, हम हमारा एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि चलिए बेटा यहाँ पर बताइए कि आई डू डैश वर्क एंड यू डू डैश वर्क, ऐसा। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव की डिमांड करेगा, आपको यहाँ पर पॉजिटिव की डिमांड करेगा। अब यहाँ पर बताइए, आपको पॉजिटिव यहाँ पर दे दिया कि इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे दे दिया, माई दे दिया, योर दे दिया, हर दे दिया, और इसमें आपको बोले कि यहाँ पर आप लगाइए पॉजिटिव केस। आप क्या लगाइएगा? अगर आई डू योर वर्क लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैं आपका काम करता हूं। आई डू माई वर्क लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपना काम करता हूं। आई डू हर वर्क लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैं उसका काम करता हूं। यानी ये मतलब इस पर निकल रहा है कि तीनों का तीनों जो हमारा ऑप्शन है वो तीनों का तीनों सटीक बैठ रहा है। तो क्या यहाँ तीनों ऑप्शन होना चाहिए? नहीं, जब तक कि आपको कहीं सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ओर इशारा ना मिले तो आप पॉजिटिव जनरली ये किसके अकॉर्डिंग लगाइएगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, और आई का अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहाँ माई। इस तरीका से आप पॉजिटिव केस का प्रयोग मेन वर्ब के साथ करेंगे। अगर यहाँ पर बोले एंड यू डू डैश वर्क, यहां भी आपके पास ऑप्शन आया, माई दे दिया, योर दे दिया, हर दे दिया, तो आप यहां किसकी ओर जाइएगा? यहां भी अगर देखिएगा यू डू माई वर्क, आप मेरा काम करते हो, सही लग रहा है हिंदी से। यू डू योर वर्क, आप अपना काम करते हो, ये भी सही लग रहा है। यू डू हर वर्क, आप उसका काम करते हैं। हिंदी के हिसाब से अगर चलिएगा तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है सटीक बैठ रहा है। जबकि ऐसा नहीं, यहां पर जो पॉजिटिव केस लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, और यू का पॉजिटिव केस क्या होगा? तो योर। क्या होगा? योर। इसीलिए हमने बोला कि पॉजिटिव केस का अगर मेन वर्ब के साथ आप यूज करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग? तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा पॉजिटिव केस का। जैसे हमने बोला कि सी लाइक्स डैश पेरेंट्स, ऐसा। और फिर यहां पर ऑप्शन आया, फिर ऑप्शन यहां पर आया, जैसे आवर आ गया, माई आ गया, योर आ गया, हर आ गया, तो आप किसकी ओर जाएंगे? यहां पर भी अगर एक एक ऑप्शन रख के आप देखिएगा, और अगर हिंदी का अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो चारों का चारों ऑप्शन आपको सटीक बैठ रहा है। लेकिन चारों ऑप्शन नहीं, फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए कि अगर हमको कहीं से इशारा ना मिले, किसी भी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ओर पॉइंट आउट नहीं किया गया हो, तो हम जनरली जो पॉजिटिव केस का जो प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? सी, और सी का पॉजिटिव केस क्या होगा? हम लोग को पता है, हर होगा। क्या होगा? हर होगा। यहां जैसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि ऐसा, वी लव डैश कंट्री, ऐसा बोले
वी लव दैट कंट्री। अब यहां पर हमने ऑप्शन दिया ऐसा, माई दिया, आवर दिया, हर दिया, हिज दिया, तो आप किसकी ओर जाएंगे? वी लव दैट कंट्री, माई, आवर, हर, हिज, तो आप किसकी ओर जाएंगे? आप यहां पे देखिएगा कि अगर हिंदी के हिसाब से चलिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो ये चारों का चारों ऑप्शन जो है ये सटीक बैठेगा और लगेगा चारों सही है, जबकि चारों सही नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए? अब मेन वर्ब के साथ आ रहा है ना, अगर वर्ब टू बी के साथ आता तो वर्ब टू बी के हमने तो चर्चा कर लिया कि वर्ब टू बी के साथ अगर आएगा भाई तो ये सबका मीनिंग अलग अलग अर्थ में जाएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ अगर पॉजिटिव का यूज करना है तो इसका मीनिंग कॉमन मीनिंग लिख लेगा, और मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि अपना अपनी अपने में जाएगा। और बी का पॉजिटिव केस क्या होता है तो आप जानते हो, हम ही जानते हैं क्या होना चाहिए। तो यहां माई नहीं होना चाहिए, ये कट जाएगा, माई नहीं होगा, हर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, आवर होगा। चूंकि वी का पॉजिटिव केस हमें पता है क्या, वी का पॉजिटिव केस हमें आवर। तो इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ये आपका पॉजिटिव केस, इतना आपको मूलतः जानना होगा। तो चलिए आगे आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छे से नोट कॉपी बनाइएगा भाई, ये बहुत काम वाला चीज है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब हमको पता है, तो आप देखिएगा बहुत सारे बातों ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा। और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट ये है, आप देखिएगा कि जैसे जैसे आपको नोट कॉपी बनता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका जो ज्ञान का लेवल है, नॉलेज जो है वो आपको बूस्ट होते चला जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्केट से कोई भी किताब लेके आप खुद से आप पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने लायक, ये पिलर है भाई, पिलर। इसको अगर जितना मजबूत पिलर होगा उतना मंजिल आगे जाएगा। तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, हटाते हैं इसको। आप लोग की कोई दिक्कत? अनमोल, अगला है आपका पॉजिटिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। हेडिंग लगाएंगे यहां, द ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या होता है भाई ऑब्जेक्टिव केस? तो इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ये भी इट इज, इट comes after a मेन वर्ब। ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस? इट कम्स आफ्टर अ मेन वर्ब। ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। ये किसके बाद आएगा? तो हमेशा ये मेन वर्ब के बाद आएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस, इट कम्स आफ्टर अ मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। इट इज यूज, इट इज यूज एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका जो प्रयोग हम लोग करेंगे वो सेंटेंस में, वो किसी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। और यही हमने बोला। और इसका पहचानने का तरीका क्या है कि यदि आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में यदि मेन वर्ब है तो उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके बाद आप मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के बाद आएगा, और मेन वर्ब के बाद में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पर लिखा इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। और कहां करेंगे? इन द सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में। जैसे हमने बोला, ऐसा बात बोला कि जैसे बोले कि we scolded
सी। अब यहाँ पर देखिए, बी स्कोल्डेड सी, ये आपका सब जानते हैं सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अगर वर्ब में भी कोई पूछे कि कैसा वर्ब, तो ये आपका मेन वर्ब। अब अभी हमने जाना कि मेन वर्ब के बाद में जो आने वाला केस होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में वो कौन होगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि आपका नॉमिनेटिव केस। और आप जानते हैं सी का नॉमिनेटिव केस क्या, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या, तो हर। ये अभी बिल्कुल सही हुआ। जैसे हमने बोला कि राधा प्लक्स फ्लावर इन द गार्डन। अब देखिए, राधा प्लक्स फ्लावर इन द गार्डन, फ्लावर ऐसा कर देते हैं, फ्लावर्स इन द गार्डन ऐसे बोले तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल सही, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये वर्ब हुआ। अब वर्ब में भी अगर कोई कैसा पूछे तो ये कहिएगा ये मेन वर्ब है। और ये वाला देखिए तो ये आपका मेन वर्ब के बाद में कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्ट बन रहा है। जबकि यहाँ पर फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये आपका जेनेटिव केस है। और जेनेटिव केस है, इसको हमको यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर कैसा केस होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस हम जानते हैं फ्लावर का फ्लावर ही होगा। और ये वाला ये तो अदर वर्ड में आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमने बोला कि रोहन सैन, या ऐसा बोलते हैं रोहन हैज टॉट आई इंग्लिश। ये बोलना चाह रहा है कि रोहन ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहां पर देखिए कि मेन वर्ब के बाद में क्या यहां पर नॉमिनेटिव केस का आने का हक है, कि इसका नॉमिनेटिव केस कहां आ सकता है, तो नॉमिनेटिव केस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। यदि सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो वो एज और देन के बाद में भी आ सकता है। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तब, ना कि ये मेन वर्ब के बाद आएगा। और नॉमिनेटिव केस यहाँ सही माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आई नहीं होगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। अब ये बिल्कुल आपका सही हुआ। तो हमने यही बात बोला कि एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रिवीजन एक बार। क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ये किसके बाद आएगा, तो ये मेन वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद भाई, मेन वर्ब के बाद आएगा। और इसका प्रयोग जो किया जाएगा किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किस रूप में किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का भी आप जानते हैं और नाउन का भी जानते हैं। ये बात यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा पॉइंट जो आगे इसमें जो है, ये नंबर ये था भाई, ये नंबर ये, नंबर बी। नंबर बी में और कहां पर हम इस कर सकते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव केस का, तो देखिएगा द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड विथ आफ्टर अ प्रीपोजिशन कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आफ्टर अ प्रीपोजिशन, वेरी गुड। ये क्या बोला भाई, तो ये बात ये बोला कि ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम और कहां करेंगे, तो किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद में। अगर कोई भी वर्ड आपको दिखे, इन दिखे, एट दिखे, विथ दिखे, वाई दिखे, ये सब प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद में अगर किसी वर्ड का अगर ऐसा सब पूछा जाए कि नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का, पॉजेसिव केस का, जेनेटिव केस का, तो आपको क्या जवाब देना है कि प्रीपोजिशन के बाद में जनरली कैसा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। और यहाँ पर
वही बातें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के बाद में करेंगे। जैसे हमने बोला कि शी इज प्लीज विथ ही, ऐसा बात बोले, शी इज प्लीज विथ ही, वह उसके साथ खुश है। अब देखिए यहां पर तो इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं। ये देखिए ये प्रीपोजिशन आया, और जो प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद में ये जो केस जो आ रहा है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कैसा केस होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। अब ये सही है। फिर जैसे हमने बोला कि a mango is bought by I, ऐसा बोले कि आम जो है वो मेरे द्वारा खरीदा जाता है। और देखिए फिर ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है भाई, ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद में आई आ रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि प्रीपोजिशन के बाद में भी कौन सा केस होगा, तो नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, है ना। जैसे बोले ऐसा, डोंट लाफ एट आवर्स, ऐसा बोले कि डोंट लाफ एट अदर्स, सॉरी आवर्स, ये हम लोगों पर मत हंसो, ये मना कर रहा है। ये अलग बात है कि कौन सा ये सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस आ रहा है, तो यहाँ देखिए बी का ये जेनेटिव केस है, और जबकि जेनेटिव केस यहाँ नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए यहाँ, यानी ऑब्जेक्टिव केस, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या, आस। इस तरीका से हम लोग पकड़ेंगे। एक आध और देखिए, राधा हैज बीन मैरिड टू सोहन। अब देखिए, अब यहां पर देखिए इस ऑप्शन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए कि ये जो सोहन है ये आपका कौन सा केस है, तो ये आपका जेनेटिव केस है, और प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमारे पास मात्र एक केस है, और वो कौन है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ सोहन से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सोहन। तो इस तरीका से भाई हम लोग पकड़ेंगे मेरे दोस्त, इस तरीका से हम लोग पकड़ेंगे कि कहां कहां हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है आपका नंबर सी में, नंबर सी में और हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव केस इज used after as या that। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग भाई हम किसके बाद कर सकते हैं, एज और देन के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कब, when the object is compared, जब आपका कंपेरिजन किसका हो, when the object is कंपेयर। कंपेयर कब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग एज और देन के बाद में, जब आपका कंपेरिजन ऑब्जेक्ट का होगा तब। फिर से एक बार समझिए कि क्या बोला नंबर सी में, द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज या देन, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग एज और देन के भी बात कर सकते हैं, लेकिन कब, जब कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से हो, किससे हो, ऑब्जेक्ट से। ये कंपेयर कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब तुलना करना, किसका भाई, तुलना करना, तुलना करना, तुलना करना, जिस कंपेरिजन आप करते हो वो उस तरीका से ये तुलना करना। तो जैसे एग्जांपल इस पर देते हैं, एग्जांपल इस पर हम देंगे, जैसे बोले कि शी teaches me, she teaches me
मोर देन ही। ये कह रहा है कि वह जो है मोर देन, वह जो है उससे ज्यादा मुझे पढ़ाती है। बात सही है। अब देखिए ये रटना नहीं है कि एज और देन के बाद में केवल नॉमिनेटिव केस ही आएगा, या एज या देन के बाद केवल ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये डिपेंड करेगा, ये आपको कंडीशन पे, सेंटेंस के कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमको वहां पर देखना होगा कि आखिर कंपैरिजन जो है किसके किसके बीच में हो रहा है, नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव केस से हो रहा है, या ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए आपका जो कंपैरिजन है यहाँ आप कहिएगा, तो यहाँ पर ऐसे पकड़िए, ये जो है से आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपको पता है ये कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। और ये जो है से आपका वर्ब है, वर्ब में भी कैसा, मेन वर्ब। ये लड़की ये वाला एक्शन करती है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मी पर, यानी मुझ पर, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो कुछ किसी भी एक्शन से क्या हो, तो किसी भी एक्शन से वो प्रभावित हो, वो ऑब्जेक्ट। और इसके बाद देखिए कि यहां पर जो आ रहा है, अब कंपैरिजन मी में और ही में हो रहा है, और मी सेंटेंस का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ही नहीं होना चाहिए, हिम होना चाहिए, है ना। अब ऐसे हम लोग को नहीं करना है कि जहां पर देखिएगा एज और देन, और ये वो कोई बता दे कि एज और देन के बाद में नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो वहां पर आप रटा रटी करते रहिएगा। नहीं, सिचुएशन देखना है। जैसे हमने बोला कि माई मदर लव्स हिम एज मैच एज आई। ऐसा बोले भाई कि मेरी माँ उससे इतना प्यार करती है जितना कि मुझसे। यानी आप देखिए ये जो लव करने वाली है ये कौन है, मेरी माँ, माई मदर। ये वाला, ये जो है ये वाला एक्शन करती है, लेकिन इसका असर किस पर पड़ रहा है, इस पर। तो ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट इसको बीच और इसको बीच है। अब देखिए एक तरफ आप ऑब्जेक्टिव केस लाए हैं और एक तरफ आप नॉमिनेटिव केस लाए हैं, तो इसीलिए यहां ये नहीं होगा आई, यहां पर मी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस का, और कहेगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव केस पकड़ेंगे, तो मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और मेन वर्ब के बाद में एक इकलौता केस है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस अगर हिम आया तो कंपैरिजन भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस से होना चाहिए, ना कि नॉमिनेटिव केस से। तो इस तरीका से मेरे भाई देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है, विचार है, आइडिया है, तो हमें आप दें, और अच्छे से आप नोट कॉपी बनाइए और शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू।